नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की स्टोरी एक बस ड्राइवर और उसके साथ हुए एक बेहद खतरनाक किस्से की है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको बहुत ज्यादा डर लगने वाला है। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है। आप लोग कहानी को पूरा सुन तो लेते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी कहानियां और लोगों तक नहीं पहुंच पाती। अगर आपको हमारी कहानियां अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आज का ये डरावना सफर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पीयूष है और मैं पेशे से एक बस ड्राइवर हूं। मुझे बस चलाते हुए करीब 10 साल हो गए हैं, लेकिन आज जो घटना मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं, उसे सुनने के बाद आपकी रूह तक कांप उठेगी। ये कोई आम कहानी नहीं है, ये एक ऐसा खौफनाक अनुभव है जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये रात मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। दरअसल जब मुझे उस बस को चलाते हुए लगभग 1 हफ्ते का टाइम हो गया था, तो 1 हफ्ते बाद एक बार जब मैं रात के लगभग 11 बजे के आसपास में जब अपनी बस को लेकर शहर की तरफ से गांव की ओर आ रहा था, तो हमारे गांव तक आने से पहले शहर से लगभग 10 गांवों के बीच से होकर हमें हमारे गांव तक आना रहता था। क्योंकि बस में जो भी सवारी बैठती थी वह उन्हीं अलग अलग गांवों की सवारी बैठती थी। तो एक बार ऐसे ही जब मैं शहर से रवाना हुआ, तो एक सुनसान सड़क से गुजरते वक्त जैसे ही मैंने एक घुमाव में अपनी बस को घुमाया, तो मुझे उस घुमाव में एक औरत खड़ी हुई दिखाई देती है, जिसने कि अपने सिर से लेकर पैरों तक बिल्कुल काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। लेकिन वो काले रंग के कपड़े कुछ अजीब नहीं थे, बल्कि जैसे कपड़े गांव की औरतें पहनती थी, वो कपड़े बिल्कुल वैसे ही थे, बस सिर्फ उनका जो रंग था वही काला था। अचानक से उस औरत को देखकर एक बार तो मैं उसके पास बस को नहीं रोकने वाला था, लेकिन फिर मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसकी वजह से मुझे मजबूरी में उसके पास बस को रोकना पड़ा। दरअसल जिस वक्त उस औरत ने मुझे बस रोकने के लिए हाथ दिया था, उस वक्त जब मैंने उसकी तरफ देखा तो मुझे दिखाई दिया कि उसकी गोद में शायद कोई बच्चा है, क्योंकि उस वक्त उसने अपने दोनों हाथों से उस बच्चे को अपनी गोद में उठा रखा था। पर जैसे ही उसको उस घुमाव में हमारी वो बस आती हुई दिखाई दी, तो वह अपने एक हाथ से मुझे बस को रोकने के लिए इशारा करने लगती है और दूसरे हाथ से वह उस गोद में लिए हुए बच्चे को संभाल रही थी। तो अब यह चीज देखते ही मैं सोचता हूं कि रात के इस वक्त यह औरत यहां अकेली खड़ी है, साथ ही इसकी गोद में छोटा बच्चा भी है, तो मुझे इसकी इतनी सी मदद तो कर देनी चाहिए। यही बात सोचकर मैं वहीं पर उसके सामने ले जाकर बस को रोक देता हूं। जैसे ही मैं वहां पर बस को ले जाकर रोकता हूं, तो वो औरत बस के अंदर चढ़कर पीछे की तरफ बैठ जाती है। जब वो औरत पीछे की तरफ जाकर बैठ जाती है, तो मैं भी धीरे धीरे अपनी बस को आगे की तरफ बढ़ाने लगता हूं। लेकिन उस वक्त मुझे यह नहीं पता था कि वो औरत किस जगह पर जाकर बैठी है। फिर अब लगभग हर रोज का ही यह होने लगा था कि वो औरत मुझे हर रोज ही बस में बैठने के लिए हाथ देने लगी थी। लेकिन जो सबसे ज्यादा अजीब बात थी वो यह थी कि वो औरत हर बार मुझे उसी घुमाव में नहीं मिलती थी जिस घुमाव में वह मुझे पहले दिन मिली थी, बल्कि वह मुझे अलग अलग गांवों की सड़कों पर दिखाई देती थी। यानी कि शहर से जब मैं उन गांवों के बीच से सवारियों को उतारते हुए अपनी बस को लेकर आता था, उस वक्त मुझे वह कहीं ना कहीं दिखाई दे जाती थी और मैं भी उसको हर बार अपनी बस में बैठा लेता था। लेकिन उससे ना ही तो कभी मैंने और ना ही कभी कंडक्टर ने यह पूछा था कि आखिर वह कहां से आती है और उसको कहां जाना रहता है, क्योंकि जब वो बस में चढ़ती थी तब भी वह किसी सुनसान जगह से ही चढ़ती थी और जब उतरती थी तब भी वह किसी गांव में नहीं, बल्कि किसी सुनसान सड़क पर ही उतरती थी। लेकिन ना ही तो कंडक्टर ने उससे कभी यह बात पूछी और ना ही मैंने, साथ ही ना ही बस में बैठी हुई किसी सवारी ने कभी उससे यह पूछा था कि वह इस सुनसान जगह पर क्यों उतार रही है, आखिर वो यहां पर उतरकर क्या करेगी। क्योंकि उस औरत का जो हुलिया था या फिर उसकी जो आंखें थीं, वो थोड़ी अजीब सी थीं। यानी कि वह हमेशा ही अपने उस बच्चे को गोद में हिलाती रहती थी, लेकिन वह कभी भी अपने बच्चे की तरफ नहीं देखती थी, बल्कि उसको हिलाते हिलाते भी वह अपनी आंखों को सामने की तरफ फाड़ते हुए ही देखती रहती थी। अब जब उस औरत का हर रोज का ही हमारी बस में आकर बैठना हो गया था, तो एक दिन पीछे की तरफ सभी सवारियों से किराए के पैसे लेने के बाद उस बस का जो कंडक्टर था वह केबिन में आकर मेरे पास बैठता है और मुझसे कहता है,
कि उस्ताद आपको एक चीज थोड़ी अजीब नहीं लग रही? तो मैं उसे पूछता हूं कि कौन सी चीज? तो वह मुझसे कहता है कि यह जो काले कपड़ों वाली औरत है, यह हमेशा ही अपने को रात के वक्त ही कहीं ना कहीं मिलती है और हर बार ही इसकी गोद में यह बच्चा रहता है। लेकिन यह कभी भी किसी से भी बस में बैठी हुई सवारियों से बातचीत नहीं करती है और चुपचाप बस में बैठी रहती है। फिर लगभग 20 से 25 किलोमीटर बस चलने के बाद फिर से वापस नीचे उतर जाती है। उसकी यह बात सुनकर मैं उससे कहता हूं कि हमें इससे क्या लेना है? अपने को वह किराया दे रही है तो अपनी तरफ से फिर चाहे वह कहीं भी उतरे या फिर कहीं से भी चढ़े। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने भी एक चीज नोटिस की कि वह जो औरत थी वह हमेशा ही बस में चढ़ने के बाद पीछे की तरफ जाकर या किसी भी खाली सीट पर अकेली नहीं बैठती थी, बल्कि वह हमेशा ही एक ऐसी सीट पर जाकर बैठती थी जिस सीट पर पहले से ही उसकी तरह की ही कोई दूसरी औरत, उसके जैसा ही कोई छोटा बच्चा गोद में लेकर बैठी हुई रहती हो, वो उसी के बगल में जाकर बैठती थी। क्योंकि वह जो औरत थी वह धीरे धीरे करके अब हमारी बस में हर रोज नहीं बैठती थी, बल्कि शुरू में वह औरत लगातार 5 से 7 दिन तक तो रात के वक्त कहीं ना कहीं दिखाई दे रही थी और बस में आकर बैठ रही थी। लेकिन फिर धीरे धीरे उसका बस में बैठना कम हो गया था। अब वो लगभग 3 से 4 दिन के अंतराल के बाद मुझे किसी वैसे ही जगह पर दिखाई देती थी और बस में बैठती थी। अब धीरे धीरे जब मुझे उस बस को चलाते हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया था, तो कुछ कुछ मुसाफिर या सवारियां ऐसी भी थीं जो कि हर रोज ही गांव से शहर की तरफ मेरी बस में ही जाते थे और फिर शाम को वापस भी उसी बस से गांव की तरफ लौटते थे। और इस तरह के मुसाफिरों में हमारे गांव के एक मास्टर जी भी थे, जिनकी शहर की एक बड़ी सी स्कूल में ड्यूटी थी और वह हर रोज मेरे साथ मेरी ही बस में बैठकर जाते थे। लेकिन वह कभी भी पीछे की तरफ सीट पर नहीं बैठते थे, बल्कि वह हमेशा ही बस में चढ़ते ही मेरे पास आकर केबिन में बैठ जाया करते थे। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से मास्टर जी का उस बस में आना जाना नहीं हो रहा था, यानी कि वह जिस जगह से हमेशा उस बस के अंदर चढ़ते थे, अब मुझे उस जगह पर पिछले कुछ दिनों से खड़े हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। लगभग 15 से 20 दिन तक वह गायब रहे थे। लेकिन फिर एक दिन अचानक से ही वह हमेशा की तरह बस में आकर बैठ गए थे। लेकिन जैसे ही वह उस दिन बस में आकर बैठे तो मैंने उनसे पूछा कि अरे मास्टर जी, इतने दिन कहाँ गायब हो गए थे? तो उन्होंने मुझे बताया कि अरे आज से 15 से 20 दिन पहले जब मैं हमेशा की तरह ही तुम्हारे साथ इस बस में आ रहा था, तो उस दिन मेरे साथ मेरे छोटे वाले भाई की बहू भी थी, जिसकी अभी अभी कुछ टाइम पहले ही डिलीवरी हुई थी। लेकिन उसका जो बच्चा था वह थोड़ा बीमार हो गया था। इसी वजह से मैं उसको और उसके बच्चे को शहर में डॉक्टर को दिखाने के लिए अपने साथ लेकर आया था। उस दिन वह पीछे की तरफ बैठी हुई थी और मैं यहाँ तुम्हारे साथ हमेशा की तरह ही आगे केबिन में बैठा हुआ था। लेकिन फिर उस दिन शाम को घर पर जाते ही पता नहीं उस बच्चे को क्या हुआ, जिससे उसकी मौत हो गई और उस बच्चे के मरने की वजह से घर में थोड़ा मातम पसरा हुआ था, जिसके कारण मैंने कुछ दिनों के लिए स्कूल से छुट्टी ले ली थी। अब जैसे ही मास्टर जी ने यह बात कही तो मुझे वह काले कपड़ों वाली औरत याद आती है, जो कि हर बार ही मेरी बस में आकर बैठती थी। लेकिन जिस दिन से मास्टर जी का आना गायब हुआ था, यानी कि जिस दिन मास्टर जी के छोटे भाई की बहू का वह बच्चा मरा था, उस दिन के बाद से वह काले कपड़ों वाली औरत भी बस के अंदर नहीं बैठी थी। यानी कि उसको भी अब बस में मैं बैठे हुए लगभग 15 से 20 दिन का टाइम हो गया था। अब धीरे धीरे ऐसे ही और भी ज्यादा वक्त गुजर जाता है और एक बार फिर से वह औरत मुझे एक जगह पर खड़ी हुई दिखाई देती है। अब क्योंकि हमारा काम तो बस में सवारियों को बैठाना और उनसे किराया लेना था, इसी वजह से मैं उसको सिर्फ एक सवारी समझकर ही बस में बैठा रहा था। लेकिन उस वक्त ना ही तो मुझे यह पता था और ना ही मेरे साथ जो कंडक्टर था उसको यह पता था कि हम किसी सवारी को नहीं, बल्कि एक बहुत ही भयानक बला को हमारे साथ हर रोज बैठा लेते हैं। हालांकि अब वो पहले की तरह हर रोज हमें कहीं पर खड़ी हुई दिखाई नहीं देती थी, लेकिन फिर भी जब भी वो मुझे दिखाई देती थी तो मैं अपनी बस को उसके सामने रोक लेता था। लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे यह चीज नोटिस की कि वो जो औरत है जो मुझे हमेशा अलग अलग गांवों की अलग अलग जगहों पर खड़ी हुई दिखाई देती है, वो हर बार ही मुझे एक ऐसी जगह पर खड़ी हुई दिखाई देती थी जो जगह या तो उस गांव का जो अस्पताल था उसके पास रहती थी, या फिर वह किसी ऐसे घर के बाहर खड़ी रहती थी जिस घर में अभी कुछ टाइम पहले ही एक छोटा बच्चा जन्म लिया हो। और हर बार जब वह बस में बैठती थी तो हमारी उस बस में पहले से ही कोई एक साधारण सी औरत रहती थी जिसकी गोद में बच्चा रहता था।
लेकिन अभी जो सारी चीजों के तार थे वह मेरे दिमाग में जुड़ नहीं पा रहे थे। यानी कि मैं उन चीजों को ठीक तरीके से समझ नहीं पा रहा था। लेकिन फिर एक दिन ऐसे ही, जब 15 से 20 दिन गुजर जाने के बाद वह औरत मुझे फिर से एक जगह पर खड़ी हुई दिखाई देती है। तो वह जगह उस गांव का चौक था जहां पर वह मुझे खड़ी हुई दिखाई दी थी। और जिस जगह पर वह खड़ी हुई दिखाई दी थी, उस जगह से थोड़ा सा पीछे की तरफ ही एक घर के बाहर से एक औरत हमारी बस में पहले से बैठी थी। लेकिन वो कोई रात का टाइम नहीं था, बल्कि वो तो दोपहर का वक्त ही था, जब हम गांव की तरफ से सवारियां लेकर शहर की ओर जा रहे थे। तो उस टाइम पर जब पहले वह छोटे बच्चे वाली औरत हमारी बस में बैठ गई, तो उसके कुछ देर बाद ही वह काले कपड़ों वाली औरत भी बस में बैठ जाती है। और वह उसी औरत के बगल में जाकर बैठती है जिसकी गोद में पहले से बच्चा था। लेकिन उस दिन पता नहीं अचानक से ही पीछे की तरफ क्या होता है, और वह जो पहले से औरत अपने बच्चों को लेकर बैठी हुई थी, जिसके बगल में जाकर बाद में वह काले कपड़ों वाली औरत भी बैठ गई थी, तो वह पहले से बैठी हुई औरत काफी जोर से चीखती है और बार बार उस काले कपड़ों वाली औरत को मारने लगती है। जब अचानक से बस में हल्ला हुआ तो मैं वहीं की वहीं बस को रोक देता हूं और उसके बाद अपनी ड्राइविंग सीट से उठकर पीछे की तरफ जाता हूं, क्योंकि पीछे की तरफ जो माहौल था वह काफी ज्यादा गर्म हो गया था। यानी कि बस में बैठे हुए सभी लोग उस काले कपड़े वाली औरत को पीटने लगे थे और उसको बार बार गालियां दे रहे थे। साथ ही जिस औरत की गोद में पहले से बच्चा था वह तो उसके ऊपर काफी ज्यादा भड़की हुई थी। लेकिन जब मैं पीछे की तरफ गया तो कंडक्टर उन दोनों को एक दूसरे से दूर करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि इतने लोगों को अपने ऊपर गुस्सा करते हुए देखकर या फिर गालियां निकालते हुए देखकर भी उस काले कपड़े वाली औरत के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। बस वह अपने उस बच्चे को गोद में लेकर लगातार उन सब की तरफ देखे जा रही थी। लेकिन उस वक्त मैंने एक चीज और नोटिस की, और वह चीज यह थी कि उस औरत की गोद में जो बच्चा रहता था उसका आज तक किसी ने भी चेहरा नहीं देखा था। वह हमेशा ही अपने उस बच्चियों को पूरी तरीके से काले कपड़े में लपेट कर रखती थी, बिल्कुल उसी तरह के काले कपड़े में जिस तरह के काले कपड़े वह खुद पहनती थी। लेकिन जब मैंने पीछे की तरफ जाकर वहां लोगों से पूछा कि आखिर बात क्या है, तो वह जो पहले से औरत बस में बैठी हुई थी, जो उस काले कपड़े वाली औरत के ऊपर काफी ज्यादा भड़की हुई थी, वह मुझे बताती है कि यह औरत मेरे बगल में बैठने के बाद अपने हाथ की उंगलियों से मेरे बच्चे के सिर के ऊपर कुछ बना रही थी। इसकी हाथ की उंगलियों पर कुछ मेहंदी और सिंदूर के जैसा लगा हुआ है, जिसको इसने मेरे बच्चे के सिर के ऊपर लगा दिया है। वो तो अच्छा हुआ कि अचानक से मेरी नजर इसके हाथ की तरफ पड़ गई और मुझे यह पता चल गया कि यह मेरे बच्चे के साथ कुछ कर रही है, वरना मुझे तो इन सब के बारे में पता ही नहीं चलता। अब उस औरत के इतना कहते ही, इससे पहले कि मैं उस काले कपड़े वाले औरत से कुछ पूछ पाता, वो औरत वहां से अजीब सा कुछ बड़बड़ा हुए नीचे उतरने की कोशिश करने लगती है। लोगों की जो भीड़ थी जो कि बस में पहले से बैठे हुए थे, वो उन सभी को धक्का देते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है। लेकिन उतरते वक्त उसने अपनी गर्दन को झटके के साथ उस औरत की तरफ घुमाकर देखते हुए उससे कहा कि अब तो तेरे बच्चे के साथ साथ तू भी मरेगी और तुम सब के सब लोगों को मुझे इस तरीके से गालियां निकालने का बहुत ज्यादा पछतावा होगा। यह बात कहकर वह औरत वहां से उतरकर चली गई थी। लेकिन फिर मैं उन सब लोगों को शांत करते हुए वापस से बस की ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाता हूं। लेकिन बस की ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठने से पहले मैंने उस औरत से पूछा कि वह किस गांव की रहने वाली है। यानी कि जिस औरत के बच्चे के ऊपर उस काले कपड़े वाली औरत ने कुछ किया था। मैंने उस औरत से यह बात पूछी थी तो वह औरत मुझे बताती है कि मैं पीछे की तरफ पास के ही गांव की रहने वाली हूं और आज अस्पताल में अपने बच्चों को टीका लगवाने जा रही हूं। फिर जब उसने अपने घर वालों का और अपने पति का नाम बताया तो मैं उसके पति को पहले से जानता था। फिर उस दिन वह बात होकर रह जाती है। लेकिन उसके लगभग 20 दिन बाद ही वह औरत मुझे फिर से अपने घर के बाहर खड़ी हुई दिखाई देती है। लेकिन इस बार उसकी गोद में कोई बच्चा नहीं था। जब वह बस में आकर बैठती है तो मैं मेरे कंडक्टर को उससे यह पूछने के लिए भेजता हूं कि वो उसको जाकर यह बात पूछे कि आज उसका बच्चा कहाँ है। अब मेरे कहने पर जब कंडक्टर ने उससे जाकर पूछा और जो बात उसने कंडक्टर को बताई, वह बात कंडक्टर के मुंह से सुनते ही मुझे कुछ कुछ समझ में आने लगता है। दरअसल उस कंडक्टर ने मुझे बताया कि इस औरत का बच्चा उसी दिन रात को मर गया था जिस दिन इसका उस काले कपड़े वाली औरत से झगड़ा हुआ था।
अब यह बात सुनते ही मुझे यकीन हो गया था कि वह काले कपड़े वाली औरत कोई साधारण औरत नहीं है, बल्कि उसके पीछे कुछ ना कुछ राज जरूर छिपा हुआ है, जिसके बारे में उस वक्त तक मुझे पता नहीं चला था। लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे यह बात पता चली कि आज तक वह काले कपड़ों वाली औरत जिस भी औरत के बगल में जाकर बैठी थी, जिसकी गोद में पहले से उसका बच्चा था, उन सभी की सभी औरतों के बच्चे मर चुके हैं और वह उसी दिन मर गए थे जिस दिन वह औरत उनके बगल में जाकर बैठी थी। अब धीरे धीरे अगल बगल के गांवों में यह बात फैल गई थी कि आसपास के इलाके में एक डायन घूम रही है, जो कि काले कपड़ों में एक साधारण औरत की तरह दिखाई देती है, और जो कोई भी औरत अपने बच्चे को लेकर उसके बगल में बैठ जाती है या फिर वह उसके बगल में आकर बैठ जाती है, तो फिर उसके बच्चों को मरने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि गांव वालों का ऐसा मानना था कि उस औरत के पास कोई ना कोई ऐसा काला जादू है जिसके द्वारा वह उन बच्चों को मार रही है। जब उस औरत का सभी गांवों में इस तरीके से आतंक फैल गया था, तो कोई भी और औरत अपने बच्चों को लेकर मेरी बस में बैठने की गलती नहीं करती थी, जिसकी वजह से अब शायद वो काले कपड़ों वाली औरत भी मेरी बस में आकर नहीं बैठती थी। लेकिन अब उन सब चीजों को हुए लगभग 3 से 4 महीने का वक्त बीत चुका था और मैं बड़े ही आराम से अपनी बस को लेकर शहर की तरफ जाता था और वहां से सवारियों को लेकर वापस से गांव की तरफ लौट आता था। एक बार ऐसे ही जब मैं और मेरा कंडक्टर अपनी बस को लेकर शहर के एक बस स्टॉप पर सवारियों के आने का इंतजार कर रहे थे, तो उस दिन हम लोगों को बस में एक भी सवारी नहीं मिल रही थी, क्योंकि उस दिन दोपहर के वक्त से ही काफी तेज बारिश आ रही थी जब हम लोग गांव से शहर की तरफ बस को लेकर आए थे। उस टाइम पर भी बस में मुश्किल से 12 से 15 सवारियां ही बैठी हुई थी, लेकिन अब तो उस बस स्टॉप पर खड़े हुए हम लोगों को शाम हो गई थी, लेकिन वहां पर दूर दूर तक एक भी सवारी का नामो निशान नहीं था। जो भी सवारियां आ रही थीं वह दूसरी तरफ जाने वाली बसों में बैठ रही थीं। गांव की तरफ जाने वाली हमारी उस बस में कोई भी नहीं बैठ रहा था। फिर जब रात के 9 बजे तक हम लोगों को कोई भी सवारी नहीं मिली और इंतजार करते करते हम लोग थक गए, तो मैंने वहीं से काका को फोन किया और उनको जो भी बात थी वह सारी बात फोन पर बता दी, जिसको सुनकर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम लोग थोड़ी देर तक और इंतजार करके देख लो, अगर 10 बजे तक भी कोई सवारी नहीं मिलती है तो फिर तुम बस को लेकर वहां से गांव की तरफ रवाना हो जाना। अगर रास्ते में कोई सवारी मिले तो ठीक है, वरना आज तुम लोग खाली ही आ सकते हो। अब उन्होंने ऐसी बात इसलिए कही थी क्योंकि मौसम को देखकर उन्हें भी यह नहीं लग रहा था कि आज कोई सवारी मिलने वाली है। लेकिन अब इंतजार करते करते 10 भी बज चुके थे और एक भी सवारी बस में आकर नहीं बैठी थी। इसीलिए मैं और कंडक्टर अब बस को लेकर शहर से गांव की तरफ रवाना हो गए थे। शहर के उस बस स्टॉप से हमारे गांव तक का जो सफर था वो लगभग 90 किलोमीटर का था। इसी वजह से हम लोग गांवों की उन घुमावदार सड़कों पर अपनी बस को लेकर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी घर पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक से ही उसी तरह के घुमावदार रास्ते पर मुझे वह काले कपड़ों वाली औरत फिर से खड़ी हुई दिखाई देती है। लेकिन उस वक्त वह किसी भी पेड़ के नीचे या फिर किसी ऐसी जगह पर नहीं खड़ी हुई थी जहां पर वह अपने आप को बारिश से बचा सके, बल्कि वह तो उस तेज बारिश के बीच उस बारिश में भीते हुए ही वहां पर खड़ी हुई थी। लेकिन उस वक्त वह लगातार अपनी गोद में लिए हुए उस बच्चे को हिला रही थी। शायद बारिश में भीगने की वजह से उसका वह बच्चा रो रहा था। अब जिस वक्त मुझे वह औरत दिखाई देती है, उस वक्त जो कंडक्टर था वह मेरे पास केबिन में नहीं बैठा था, बल्कि उसके पास उसकी घरवाली का फोन आ रहा था, जिसकी वजह से वह बस की जो सबसे पीछे वाली सीट थी वहां पर बैठा हुआ था। तो ऐसे में मैं उससे ये पूछ नहीं पाया कि इस औरत को बस में बैठाना है या फिर नहीं बैठाना। लेकिन फिर पता नहीं, अचानक से ही जैसे ही जब मैं अपनी बस को लेकर उसके थोड़ा करीब पहुंचा तो मेरे पैर अपने आप ही ब्रेक पर चले जाते हैं और मैं वहां पर बस को रोक देता हूं। जैसे ही मैं बस को रोकता हूं तो वह काले कपड़ों वाली औरत बस में बैठ जाती है। लेकिन उस दिन वह पीछे की तरफ जो सीटें थीं वहां पर नहीं बैठी थी, बल्कि वह उस बस में जो सबसे पीछे वाली सीट थी जहां पर वह कंडक्टर बैठा हुआ था वहां जाकर बैठ गई थी। अब उसके वहां बैठते ही मैंने भी बस को आगे की तरफ रवाना कर दिया था। लेकिन फिर लगभग 15 मिनट के बाद ही वह औरत उन भीगे हुए कपड़ों में आकर मुझे अपने हाथ से 20 का नोट देते हुए कहती हैं कि साहब यह लो आपका किराया। उसके ऐसा कहने पर मैंने उससे वह 20 का नोट पकड़ तो लिया था,
लेकिन जिस वक्त मैंने उससे वह 20 का नोट लिया था, उस वक्त मैं लगातार उसकी तरफ बड़ी ही अजीब नजरों से देखे जा रहा था, क्योंकि उसकी शक्ल को देखकर मैं यह समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या वास्तव में ही यह औरत डायन है या फिर गांव वाले इसको यूं ही डायन समझ रहे हैं। अभी मैं उस औरत की तरफ देख ही रहा था कि तभी अचानक से ही मेरी नजर जैसे ही सामने की तरफ गई तो मुझे अपनी बस के आगे थोड़ी ही दूर एक बड़ा सा ब्रेकर दिखाई देता है, जिसकी वजह से मुझे अचानक से बस को काफी तेज ब्रेक लगाने पड़े। और जैसे ही मैंने काफी तेजी से ब्रेक लगाए तो वो औरत अपने बच्चे के साथ वही केबिन की ही एक सीट के ऊपर गिर जाती आती है। लेकिन गिरते वक्त उसने अपने आप को थोड़ा संभाल लिया था। फिर जब मैंने उसको इस तरह से गिरते हुए देखा तो मैं उससे उसी वक्त माफी मांगता हूं और उसे कहता हूं कि आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। तो वह औरत अपनी गर्दन को ना में हिलाती है और उसके बाद वहीं उसी सीट पर बैठ जाती है। अब बस धीरे धीरे आगे चलती जा रही थी, लेकिन जब से वह औरत मेरे पास केबिन में आकर बैठी थी तब से ही बाहर की तरफ जो बारिश की रफ्तार थी वह और भी तेज हो गई थी। उस वक्त मैं एक ऐसी सड़क पर मौजूद था जो काफी ज्यादा सुनसान और उबड़ खाबड़ थी। आगे की तरफ जो गांव आने वाला था उसको भी आने में अभी थोड़ा बहुत वक्त था, लेकिन तभी अचानक से ही मेरे बस की जो हेडलाइट की रोशनी थी वह अजीब तरीके से झपझपा हट करने लगती है। उसको उस तरीके से झपझपा हट करता हुआ देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह थोड़ी ही देर में बंद हो जाएगी और फिर आगे चलकर होता भी कुछ सही है। कुछ ही देर में वह हेडलाइट की रोशनी झपझप करके बंद हो गई थी। उस वक्त जब वह हेडलाइट की रोशनी बंद हुई तो मुझे लगा कि शायद बारिश की वजह से इसके किसी वायर में पानी चला गया है, जिसके कारण यह बंद हो गई है। लेकिन तभी मैं बस की केबिन में बैठा बैठा ही पीछे की तरफ मेरे कंडक्टर को आवाज लगाता हूं, लेकिन ना ही तो वह मेरे आवाज लगा गाने पर उठकर आगे की ओर आ रहा था और ना ही वहां से मेरी बात का कोई जवाब दे रहा था। अब क्योंकि हेडलाइट की रोशनी बंद हो गई थी तो घने अंधेरे में मैं उस बस को बिना हेडलाइट की रोशनी के तो चला नहीं सकता था। लेकिन फिर जब काफी आवाज लगाने के बावजूद भी वह कंडक्टर नहीं आया तो मैं धीरे धीरे अंधेरे में ही बड़े ही गौर से सामने की तरफ देखते हुए उस बस को चलाने लगता हूं। लेकिन धीरे धीरे बस को चलाते हुए भी मैं बार बार कंडक्टर को आवाज लगा रहा था, पर हर बार की तरह वह मेरी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। पर तभी वह काले कपड़ों वाली औरत मेरी तरफ देखते हुए मुझसे कहती है कि अब वह नहीं आएगा, वह सो चुका है। जब उसने यह बात कही तो मुझे लगा कि शायद इसने कंडक्टर को सोते हुए देखा है, इसी वजह से यह मुझसे ऐसा कह रही हैं कि वह सो गया है और शायद उसको सोता हुआ देखकर ही यह मुझको किराया देने के लिए आगे की तरफ आई थी। पर उस वक्त वह औरत किस लहजे में वह बात कह रही थी उस चीज को उस वक्त मैं समझ नहीं पाया था। लेकिन उस वक्त मेरे मन में बार बार गांव वाले उस औरत के बारे में जो बातें कहा करते थे वही सब बातें घूम रही थी। इसीलिए उस बस को अंधेरे में धीरे धीरे चलाते हुए मैं उस औरत से पूछता हूं कि आखिर आप हर बार ही इस तरह की सुनसान सड़क पर ही खड़ी हुई क्यों मिलती हैं, और जब आप उतरती हैं तब भी आप इसी तरह की किसी सुनसान जगह पर उतरती हैं। भला आपका कोई घर या फिर कोई गांव नहीं जो आप इस तरह की सुनसान जगहों पर उतरती हैं। अब जब मैंने उस औरत से यह बात पूछी तो वह औरत मेरी बात का कोई भी जवाब नहीं देती है, बस लगातार सामने की तरफ ही देखती रहती है। उस वक्त सिर्फ उसके वह दोनों हाथ हिल रहे थे क्योंकि गोद में उसका वह बच्चा था, लेकिन उस वक्त वह बच्चा बिल्कुल भी नहीं रो रहा था और ना ही मैंने उसको कभी रोते हुए सुना था। लेकिन अब जब मैंने बार बार उससे कई सारी चीजें पूछने की कोशिश की तो वो मुझे मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं देती हैं और सिर्फ इतना ही बोलती हैं कि तुम चुपचाप तुम्हारा जो काम है वह करो। लेकिन फिर इससे पहले कि मैं उससे और कुछ पूछ पाता, बाहर की तरफ जो तेज बारिश हो रही थी और काफी तेज तेज हवाएं चल रही थीं, तो उस वक्त एक हवा का झोंका पता नहीं किधर से मेरी बस के केबिन में आता है और वह हवा का झोंका इतना तेज था कि उस वक्त उस हवा के झोंके के साथ ही उस औरत ने अपने उस बच्चे को जिस काले कपड़े में लपेट रखा था वह काला कपड़ा उस बच्चे के चेहरे के ऊपर से हट जाता है। और जैसे ही वह काला कपड़ा उस बच्चे के चेहरे के ऊपर से हटा है तो मुझे उस बच्चे का चेहरा दिखाई देता है। उस बच्चे के चेहरे को देखते ही मेरा दिल दहल उठता है और डर के मारे मेरे दिल की धड़कनें दुगनी रफ्तार से धड़कने लगती हैं, क्योंकि उस वक्त जब मैंने उस बच्चे का चेहरा देखा तो मुझे दिखाई दिया कि जिस काले कपड़े के अंदर उस औरत ने उस बच्चे को लपेट रखा था
उस वक्त उस बच्चे के चेहरे का रंग उस काले कपड़े से भी ज्यादा काला दिखाई दे रहा था। लेकिन इतने काले चेहरे के ऊपर सिर्फ दो चीज ही ऐसी थी जो पूरी तरीके से सफेद थी, और वह उस काले चेहरे के ऊपर एक अलग ही तरीके से दिखाई दे रही थी। वह चीज कुछ और नहीं बल्कि उस बच्चे की दोनों आंखें थीं, जो कि पूरी तरीके से सफेद थीं। उस वक्त उसकी दोनों आंखों के बीच का जो काला कांच था वो पूरी तरीके से गायब था, और वह दोनों आंखें किसी अंडे की तरह पूरी तरीके से सफेद थीं। अब इतने डरावने चेहरे वाले बच्चे की इतनी भयानक आंखों को देखकर मैं वहां पर डर के मारे पूरी तरीके से सकपका गया था। लेकिन उस बच्चे के ऊपर से उस काले कपड़े के हट जाने के बाद उस औरत ने दोबारा से उसके चेहरे को ढकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी, बल्कि अब वह तिरछी नजरों से मेरी तरफ ही देख रही थी। और जैसे ही उसकी उन तिरछी नजरों से मेरी नजरें मिली तो मुझको अपनी तरफ देखता हुआ देखकर उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई थी, जैसे कि वो मेरी तरफ देखकर मुझे डराने के लिए उस तरीके से मुस्कुरा रही हो। उस वक्त उसकी वो जो मुस्कुराहट थी वो मुझे इतनी ज्यादा डरावनी लग रही थी कि मैं सिर्फ उसकी तरफ देखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। डर के मारे मेरा गला पूरी तरीके से सूख चुका था और मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि उस वक्त मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस वक्त मैं क्या करूं। लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे वहां पर एक अजीब सी बदबू महसूस होने लगी थी। उस बदबू को जब मैंने महसूस किया तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे वह बदबू किसी ऐसी चीज के अंदर से आ रही है जो चीज काफी टाइम पहले ही मर चुकी है, और उसका मरा हुआ शरीर अब सड़ रहा है। क्योंकि अक्सर जब बस चलाते वक्त या कहीं से सफर करते वक्त जब कभी भी मुझे सड़क के बगल में कोई जानवर की लाश पड़ी हुई दिखाई दे जाती थी तो वहां से जैसी बदबू आती थी उस वक्त बिल्कुल वैसे ही बदबू अब मुझे मेरी केबिन के अंदर से महसूस हो रही थी। बदबू अब मुझे मेरे अगल बगल से आ रही थी, जिसकी वजह से मेरा वहां पर सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। इसी वजह से उस वक्त मैंने अपने गले के अंदर जो गमछा डाल रखा था मैं उस गमछे से अपने नाक को ढक लेता हूँ। लेकिन मुझे यह चीज समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि वह बदबू कहां से आ रही है। दरअसल वह बदबू कहीं और से नहीं बल्कि उस औरत की गोद में वह जो बच्चा था जिसका चेहरा पूरी तरीके से काला था, वह बदबू उसी बच्चे के अंदर से आ रही थी। क्योंकि उस वक्त उसकी आंखों के साथ साथ उसके जो होंठ थे वह भी आधे से ज्यादा सफेद पड़ चुके थे। तो अब उस बच्चों के चेहरे की वह हालत देखकर मुझे समझ में आ गया था कि यह बच्चा मरा हुआ है, और शायद मरने के बाद ही इसकी जो आंखें हैं वह इस तरीके से ऊपर की तरफ चढ़ गई हैं। लेकिन उस वक्त मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर यह औरत इस मरे हुए बच्चे को लेकर यहाँ पर इस तरीके से क्यों घूम रही है। अब वह औरत लगातार मेरी तरफ ही देख रही थी और मेरी तरफ देखकर अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। पर तभी मैं थोड़ी बहुत हिम्मत करके उस औरत से कहता हूँ कि क्या आपका ये बच्चा मरा हुआ है? इसके अंदर से इतनी बदबू आ रही है तो आप इसको अपनी गोद में लेकर बड़े ही आराम से कैसे बैठे हुए हो? अभी मैं उस औरत से ऐसा पूछ ही रहा था कि तभी वह औरत बड़े ही जोर जोर से सांस लेने लगती है और उसके होंठ अजीब तरीके से थरथरा लगते हैं। धीरे धीरे उसकी जो आंखें थीं वह एक लाल रंग में बदलने लगी थी। कुछ ही देर में देखते ही देखते उसकी आंखें पूरी तरीके से खून की तरह लाल हो गई थीं, और उस वक्त वह बदलाव सिर्फ उसके चेहरे पर ही नहीं था बल्कि उसका बाकी का जो शरीर था वह भी पूरी तरीके से बदल गया था। जिन हाथों से उसने उस मरे हुए बच्चे की लाश को अपनी गोद में उठा रखा था उन हाथों की उंगलियों पर अब अपने आप ही लंबे लंबे नाखून आ गए थे, और उसके बाकी के शरीर की जो चमड़ी थी वह भी अजीब तरीके से सिकुड़ कर किसी बूढ़ी औरत की जैसी हो गई थी। लेकिन सिकुड़ने के साथ साथ ही उस चमड़ी ने पूरी तरीके से अपना रंग भी बदल लिया था। उस वक्त उसको उस तरीके से बदलता हुआ देखकर मुझे समझ में आ गया था कि मैं किसी साधारण औरत के सामने नहीं बैठा हूं बल्कि यह औरत सच में ही कोई बहुत ही भयानक बला है। शायद गांव वाले जैसा इसके बारे में बताते हैं वह बिल्कुल सच है। अब उस औरत को अपने सामने इतना भयानक रूप बदलता हुआ देखकर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर अब मैं क्या करूं, जिसकी वजह से मैं अब पीछे की तरफ लेटे हुए उस कंडक्टर को भी आवाज नहीं लगा पा रहा था। लेकिन शायद उस वक्त मुझे यह पता ही नहीं था कि मेरी आवाज तो कंडक्टर के कानों तक काफी टाइम पहले ही पहुंचना बंद हो गई थी। पर उस वक्त मुझे इस बात के बारे में पता नहीं था। इसी वजह से मैं धीरे धीरे उस औरत की तरफ देखते हुए किसी तरीके से हिम्मत करके एक दबी दबी आवाज में
उस कंडक्टर का नाम लेकर उसे बार बार आवाज लगा रहा था। लेकिन जैसे जैसे मैं उसे आवाज लगाता जा रहा था, वैसे वैसे ही उस औरत के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आती जा रही थी, जिसके साथ उसका चेहरा और भी ज्यादा खौफनाक और भयानक दिखाई देने लगा था। अब अपने सामने इतना इतना भयानक मंजर देखकर मैं पूरी तरीके से घबरा गया था, जिसकी वजह से मेरा शरीर अब मेरा साथ छोड़ने लगा था। उस वक्त डर के मारे मेरे पूरे बदन पर पसीना आ चुका था। लेकिन मेरे शरीर में जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वह यह थी कि बचपन से ही जब कभी भी मैं जरूरत से ज्यादा डर जाया करता था या फिर रात के वक्त अंधेरे में कहीं बाहर निकल जाता था, तो डरने की वजह से मेरा शरीर पूरी तरीके से अकड़ जाता था। तो उस वक्त भी मेरे साथ कुछ वैसा ही होता है। जैसे ही मैं अपने सामने उस औरत को इतने भयानक रूप में देखता हूं, तो डर के मारे मेरे हाथ पैर पूरी तरीके से अकड़ जाते हैं, जिसकी वजह से अब मैं बस के स्टीयरिंग को और बाकी की चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। हालांकि उस वक्त वह जो बस थी वह काफी धीमी रफ्तार में चल रही थी, लेकिन फिर भी धीरे धीरे जाकर वह बस आगे की तरफ सड़क के बगल में एक खेत में उतर जाती है और वहां जाकर वह खेत की मिट्टी के अंदर फंस जाती है। फिर कुछ ही देर बाद वह अपने आप ही बंद भी पड़ गई थी, लेकिन अब भी वह औरत मेरी आंखों के सामने बिल्कुल वैसे की वैसे ही बैठी हुई थी। लेकिन फिर भी मैं किसी तरीके से हिम्मत करके उससे पूछता हूं कि कौन हो तुम और मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मेरे पास तो कोई बच्चा भी नहीं है। तो मेरे मुंह से यह बात सुनते ही वह पहले तो अजीब तरीके से एक भारी सी आवाज में हंसने लगती हैं और फिर मुझसे कहती हैं कि तुम लोगों ने उस दिन मेरे साथ ठीक नहीं किया। आज तुम्हारी तरह ही मैंने उस दिन बस में जितने भी लोग सवार थे उन सब से अपना बदला निकाल लिया है। अब बस सिर्फ तुम ही एक वह इंसान बचे हुए हो जो उस दिन इस बस में सवार था, जिससे मैंने अपना बदला नहीं लिया। पर आज मैं यहाँ पर तुमसे भी अपना बदला ले लूंगी। उस दिन तुम सब ने मेरी इस नन्ही सी जान को इतना मारा कि उस मार को यह सहन नहीं कर पाया और मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया। मैं अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन मेरी इस बात को कोई भी नहीं समझ पा रहा है। अब जिस वक्त वह डरावनी औरत मुझसे यह सब बातें कह रही थी, उस वक्त उसकी आवाज पूरी तरीके से बदल गई थी। उसकी आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वहां पर कोई एक औरत नहीं बल्कि एक साथ कई औरतें बोल रही हैं। उसकी उस आवाज को सुनकर मैं समझ गया था कि शायद आज तक इसने जितने भी लोगों को अपना शिकार बनाया है, उन सभी के सभी लोगों की आत्मा को इसने अपने काबू में कर रखा है। इसी वजह से इसके मुंह से अलग अलग आवाजों में आवाज निकल रही है। लेकिन फिर से पहले कि मैं आगे कुछ कर पाता या समझ पाता, वह औरत वहां पर इतनी भयानक तरीके से चीखती है कि उसकी उस चीख की वजह से मेरे कानों में एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई थी। उस वक्त वह किसी बिजली की रफ्तार की तरह मेरी तरफ लपकी थी और मेरे चेहरे के करीब आकर काफी भयानक तरीके से चीखी थी। जिस वक्त वो मेरे चेहरे के इतना करीब आकर चीखी थी, उस वक्त उसका वह चेहरा और भी ज्यादा डरावना हो गया था। पर एक तो पहले से ही वहां पर उसके उस मरे हुए बच्चे की लाश के अंदर से इतनी भयानक बदबू आ रही थी, और ऊपर से जब वह मेरे चेहरे के इतना करीब आकर चीखी तो उस वक्त भी उसके अंदर से इतनी भयानक दुर्गंध आई कि उस दुर्गंध की वजह से ही मैं वहीं की वहीं बेहोश हो गया था। उसके बाद आगे मेरे साथ क्या हुआ इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो उस वक्त तक सुबह हो चुकी थी और मेरी बस के चारों तरफ काफी सारे लोग मौजूद थे। उन लोगों को देखकर मुझे समझ में आ गया था कि वह सारे के सारे अगल बगल के गांवों के ही रहने वाले लोग हैं। होश में आने के बाद जब मैंने अपना मोबाइल संभाला तो उसमें काका के काफी सारे मिस कॉल आए हुए थे, पर अब काका को फिर से फोन करने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि उस वक्त वह वही बस के बगल में ही मौजूद थे। पर जैसे ही लोगों ने मुझको होश में आते हुए देखा तो वह सभी के सभी मुझे बस से नीचे उतारते हैं और उसके बाद मुझसे पूछते हैं कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या था और यह बस इस तरीके से खेत में क्यों खड़ी हुई है। लेकिन तभी होश में आते ही मैं उस कंडक्टर के बारे में पूछता हूं जो बस की सीट पर पीछे की तरफ लेटा हुआ था, लेकिन गांव वालों का कहना था कि बस में तुम्हारे अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था और ना ही कंडक्टर का अब तक कुछ अता पता चला है। मेरे होश में आने से पहले काका ने उसके फोन पर कई बार फोन करने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार उसका फोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। तभी मैं उन लोगों को बताता हूं कि मैंने लास्ट बार उसको बस में पीछे वाली सीट पर लेटे हुए देखा था।
पर जैसे ही मैंने यह बात वहां मौजूद लोगों को बताई तो वहां मौजूद गांव वालों का कहना था कि बस में तुम्हारे अलावा कोई भी दूसरा शख्स मौजूद नहीं था, और जिस पीछे वाली सीट पर तुम कंडक्टर के होने की बात कह रहे हो, उस पीछे वाली सीट पर एक तरफ काफी सारा खून के जैसा कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन वहां पर कंडक्टर का नामो निशान भी नहीं है। अब गांव वालों के मुंह से यह बात सुनते ही मुझे उस काले कपड़े वाली औरत की कही हुई वह बात याद आती है, जब उसने मुझसे कहा था कि अब वह तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, वह सो चुका है। यानी कि उस वक्त वह औरत पीछे की तरफ उस कंडक्टर को मौत के घाट उतार कर उसके बाद ही मेरे पास आई थी। लेकिन अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि जब उसने कंडक्टर को मौत के घाट उतार दिया था तो फिर उसने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया था? आखिर मेरे बेहोश होने के बाद उसने मुझे मारा क्यों नहीं? और उस कंडक्टर की लाश को वह कहां ले गई थी, इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। पर जब मैंने वहां मौजूद गांव वालों को जो कुछ भी रात के वक्त मेरे साथ हुआ था और उस काले कपड़े वाली औरत के बारे में जब मैंने सारी चीजें उन लोगों को बताई, तो मेरी उन बातों को सुनकर गांव के लोगों के भी पैरों तले से डर के मारे जमीन खिसक गई थी। उस दिन उन सभी लोगों ने जिस गांव के अंदर सड़क के बगल में खेत में मेरी वह बस खड़ी हुई थी, वहां चारों तरफ हर खेत खलियान में उस कंडक्टर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन दूर दूर तक कंडक्टर के मिलने की तो दूर की बात थी, बल्कि उसकी लाश का भी कहीं पर कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था। पर तभी शाम के वक्त एक लड़का दौड़ते हुए वहां पर आता है और सभी लोगों से कहता है कि पेड़ के ऊपर एक आदमी की लाश लटकी हुई है, लेकिन उस लाश की इतनी बुरी हालत है कि कोई भी शायद उसको अपनी आंखों से नहीं देख पाएगा। अब उस बच्चे के मुंह से वह बात सुनते ही हम सभी के सभी दौड़ते हुए उस गांव के शमशान घाट के बगल में जो रेत का टीला था, जहां पर वह बच्चा किसी पेड़ के होने की बात कह रहा था। जब हम सभी वहां पहुंचे तो उस वक्त सच में ही उस पेड़ से एक आदमी की लाश लटकी हुई थी, लेकिन वो लाश किसी और की नहीं बल्कि मेरी बस का जो कंडक्टर था उसी की थी। पर उस वक्त उस लाश के ऊपर से उसके शरीर की जो चमड़ी थी वो पूरी तरीके से गायब थी और किसी ने बुरी तरीके से नोच नोच कर उसके पूरे शरीर का जो मांस था उसको बाहर निकाल लिया था। उस वक्त वहां पर सिर्फ उसकी हड्डियों का ढांचा ही बचा हुआ था, पर हम लोग उस चीज की पहचान इस वजह से कर पाए थे कि यह कंडक्टर की लाश है, क्योंकि उस वक्त जिस किसी ने भी उसके शरीर की वो हालत की थी उसने उसके चेहरे को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा था, यानी कंडक्टर का वह चेहरा बिल्कुल सही सलामत था। अब जब यह घटना हुई तो यह घटना अगल बगल के गांवों में आग की तरफ फैल गई थी, जिसकी वजह से सभी लोग वहां पर वह सब कुछ देखने के लिए अलग अलग गांवों की तरफ से आ रहे थे। तभी मुझे वहां पर एक पंडित जी भी मिलते हैं, जो कि बगल वाले गांव के ही एक बड़े से मंदिर के पुजारी थे। जब उन्होंने मुझसे बातचीत की और मैंने उनको भी वो सारी चीजें बताई, तो मैंने उनसे पूछा कि आखिर वह जो डायन थी जिसने इस कंडक्टर को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतारा है, उसने मुझे क्यों नहीं मारा? तो वह पंडित जी मेरे गले की तरफ देखते हुए अजीब तरीके से हंसने लगते हैं और फिर मुझसे कहते हैं कि इसकी वजह से नहीं मार पाई। तो मैं अपने खुद के गले की तरफ देखते हुए उनसे कहता हूं कि किसकी वजह से नहीं मार पाई। तो उन्होंने अपने एक हाथ की उंगली से उस वक्त मैंने अपने गले के अंदर जो ताबीज पहन रखा था उस ताबीज की तरफ इशारा किया। उसकी तरफ इशारा करते हुए उन्होंने मुझसे कहा कि वह तुम्हें मारने के लिए ही तुम्हारी तरफ झपटी थी, लेकिन इस ताबीज की शक्ति के आगे वह कमजोर पड़ गई, जिसकी वजह से वह सिर्फ तुम्हारे चेहरे के करीब आकर ही रह गई थी। लेकिन उस वक्त सिर्फ उसकी बदबू की वजह से तुम बेहोश हो गए थे और इसी ताबीज की वजह से तुम्हारी जान बच गई, वरना तुम भी उस कंडक्टर की तरह उसका शिकार बन चुके होते और यहाँ पर एक लाश नहीं बल्कि कंडक्टर के साथ साथ तुम्हारी लाश भी लटकी हुई रहती। लेकिन उस दिन मेरे साथ वह हादसा हो जाने के बाद मैंने हमेशा हमेशा के लिए ही बस ड्राइविंग का काम छोड़ दिया था, और सिर्फ बस ड्राइविंग का काम ही नहीं बल्कि मैंने वह काम भी हमेशा के लिए छोड़ दिया था। अब मैं अपने पूरे परिवार के साथ शहर में आकर रहने लग गया हूं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।